जय हिंद साथियों, IERT 2024 के लिए कल आपने पेपर दिया, ठीक। और ये पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कुल मिला के 12-13 क्वेश्चन, 19 में से 13 क्वेश्चन तक लगभग मिल चुका है। इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, तो देखिएगा आज का ये क्लास। पहला ही क्वेश्चन, 80 कैलोरी को जूल में बदलिए। उष्मा वाले चैप्टर से है, 80 कैलोरी को जूल में बदलना है। बहुत सिंपल सा सवाल था जिसे आप लगा सकते थे, ठीक। 80 कैलोरी को जूल में बदलना था। आप जानते होंगे 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। बस कुछ नहीं करना था, 80 कैलोरी को जूल में बदलना था, तो 80 गुणे 1 कैलोरी के स्थान पे 4.2 जूल लिख दो, ठीक। तो हो जाएगा, ये देखो जीरो खत्म, जीरो से 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 1 33, ठीक है। इतना जूल हो गया, काम खत्म, ठीक। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33, 336 जूल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं बनाया गया, बच्चे ने सीधा भेज दिया था तो मैं लिख दिया, बाकी ऑप्शन के साथ दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन सामने पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या भेजा है, देखो 100 ओम का एक चालक तार है जिसे मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है, तो चालक तार के व्यास के बीच तुल्य प्रतिरोध, किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है कि कोई भी डायमीटर हो उसके सिरों के बीच। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। क्या, कोई तार है 100 ओम का है। अब 100 ओम का तार है अगर, तो उसको आप मोड़कर क्या बना रहे हो, सर्किल बना रहे हो। मोड़कर क्या बना रहे हो भाई, सर्किल। 100 ओम का तार था, फिर से देख लो आप, 100 ओम का तार था, ये 100 ओम का तार है। कितने ओम का, 100 ओम का। ये देख रहे हो रेजिस्टेंस है ना, ये 100 ओम का तार है। बात समझो। अब इसको आप मोड़कर क्या बना दिए, मोड़कर एक सर्किल बना दिए, वृत्त बना दिए। क्या बना दिए सर, वृत्त। अब वृत्त क्या होगा, ये इसका डायमीटर होगा, कोई ए और बी, ये डायमीटर बना दिए। अब इसी ए बी के सिरे के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब 100 ओम पूरा था तो बताइए आधा तार ऊपर चला गया होगा कि नहीं। देखो ये आधा तार कहाँ आ गया सर, ऊपर आ गया। ये आधा तार ऊपर आ गया और आधा तार कहाँ आ गया, नीचे आ गया। आधे तार की लंबाई नीचे, आधे तार की लंबाई ऊपर हो गई। तो भाई 100 ओम पूरा था, तो ये ऊपर कितना हो गया सर, 50 ओम, और नीचे कितना हो गया, 50 ओम। अब ए व बी के सिरे का तुल्य प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हो। ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि ऊपर वाले प्रतिरोध का पहला सिरा ए से और नीचे वाले प्रतिरोध का भी पहला सिरा ए से, मतलब ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। R1 का भी एक सिरा ए से, R2 का भी पहला सिरा ए से, R1 का भी दूसरा सिरा बी से, R2 का भी दूसरा सिरा बी से। इस प्रकार ये समांतर क्रम हो गया। और फिर तुल्य प्रतिरोध आराम से बता सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसमें वैल्यू रख दो, काम हो जाएगा आपका। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/50 प्लस 1/50 बराबर 2/50 बराबर 1/25, 1/25। तो 1/R बराबर 1/25 हो गया, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, 25 ओम। समझ रहे हैं बात को, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक निपटा देंगे आप। तो 2 सवाल ये देख लीजिए। तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं, इसे मिटा के तब, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 2 समान परिमाण के बलों के बीच का कोण थीटा है, तो उनका परिणामी ज्ञात कीजिए। उनका परिणामी ज्ञात कीजिए, परिणामी पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगर आप सदिश वाला वीडियो देखे होंगे हमारा, तो सीधा सीधा हमने डायरेक्ट बताया था कि जो परिमाण सेम होते हैं तो R बराबर 2a cos θ/2 होता है, रिजल्टेंट होता है जब जोड़ने का। और घटाने वाले में भी हमने बताया था 2a sin θ/2। अगर आपके मन में आए कहाँ से आया, तो अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा। अब ए के स्थान पे यहाँ क्या दिया है, फोर्स दिया है, बल दिया है, और बल समान है, इसका मतलब रिजल्टेंट उनका क्या हो जाएगा, 2f cos θ/2। डायरेक्ट मार सकते थे बिना पेन चलाए, उत्तर हो गया। कहाँ से आया सर वो बताइए, तो हाँ कहाँ से आया वो बता दे रहे हैं हम, कोई बात नहीं है, बता दे रहे हैं कहाँ से आया। रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी क्या होगा, सीधा 2f cos θ/2। ये चीज़ मैं सीधा सीधा आपको फार्मूले के रूप में दे दिया हूँ वहाँ सदिश वाले में। कहाँ से आया ये वो बताइए। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 समान परिमाण के बलों के बीच का कोण थीटा है, तो उनका परिणामी ज्ञात कीजिए। क्या है सर, कुछ नहीं है, कह रहा है F1 बराबर F मान लो, F2 बराबर F मान लो। सब परिमाण है, इसलिए वेक्टर ऊपर तीर नहीं लगाए हैं, ठीक है, परिमाण है।
तीर हटा दिया तो परिमाण हो गया। F1 बराबर F, F2 बराबर BF, समान परिमाण बोला है तो उनके बीच का कोण थीटा है। चलो तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका परिणामी क्या हो जाएगा बता सकते हैं सर। करणी में F1 स्क्वायर होगा प्लस F2 स्क्वायर होगा प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, यही सूत्र होता है। हाँ सर। अब चलो F1 के स्थान पे F स्क्वायर, F2 के स्थान पे F स्क्वायर 2F इंटू F गुणा करो कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा सर। करणी में 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, 2F स्क्वायर कॉमन लो तो आ जाएगा आपका 2F स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का मान पता है क्या, त्रिकोणमिति आ गई। अब आप जानिए, त्रिकोणमिति नहीं जानोगे तो कैसे होगा। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सर, और एक बताइए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा, अब यही वैल्यू यहाँ घटाने वाले में ये वाला वैल्यू आएगा, 1 माइनस आएगा तो ये रखते हैं, और जोड़ वाले में देखो 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पे क्या हो गया, देख लो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख दोगे तो 2F स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या रख दें इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। 2 2 1 2 बाहर, F स्क्वायर है, एक F बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2 बाहर। यही हो गया रिजल्टेंट। देख लो भाई, डिटेल में भी हल करके बता दिए आपको, डायरेक्ट भी आपको बता दिया कि जब समान परिमाण होता है तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं रिजल्टेंट परिणामी क्या होता है उनका। ठीक, बना लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 पढ़िए, क्या कर रहा है। जल में उत्पन्न तरंग की गति वेग v बराबर लैम्डा पावर a g पावर b d पावर c है, जहां लैम्डा g d क्रमशः क्या है, तरंग दैर्ध्य है, गुरुत्वीय त्वरण है और घनत्व है। a b c का मान पूछा है, घबराना नहीं, बीमी विश्लेषण वाले में जाके देखो, पूरा बताया, मापन वाला चैप्टर देखो, मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कंपैरिजन करके पावर का निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान होता है, घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, वेग, ये वेग है और वेग का बीमी सूत्र लिख दो। वेग का बीमी सूत्र क्या होगा सर, LT पे -1 होगा, लिख दिए सर। अब L पे कुछ नहीं है पावर तो 1 लगा दो, और यहाँ M दिख रहा है सर, नहीं M नहीं दिख रहा है तो M पावर 0 लगा दो, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो LT M पे 0, L पे 1, T -1, ये हो गया तुम्हारा वेग का बीमी सूत्र। अब दाहिने तरफ वाले में सबका बीमी सूत्र लिख दो। तरंग दैर्ध्य का बीमी सूत्र, तरंग दैर्ध्य एक दूरी है भाई, दूरी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा L, और L के पावर क्या है A। आगे देखो क्या है फिर, G माने LT -2 क्यों सर, त्वरण है मेरे भाई, त्वरण है तो LT -2, और पावर टोटल क्या है B, त्वरण का LT -2 होता है। सर घनत्व का क्या होता है, घनत्व तो ML पे -3, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान ऊपर होगा आयतन नीचे होगा, आयतन का मतलब L क्यूब ऊपर जाएगा तो ML पे -3, ML पे -3, और पावर क्या हो जाएगा C। अब सबको एक साथ ले लो, गुणा कर लो जरा, तो आ जाएगा L पावर A। ठीक, जरा इधर देखो, अंदर ले आओ, L पावर B, T पावर -2B, सही है। हाँ सर सही है। M पावर C और L पावर -3C, सबको एक कड़ी में लगा लो, थोड़ा इस क्रम में लगा लोगे देखने में सुंदर लगेगा, तो लगा लो भाई, क्या दिक्कत है सर। M पावर कुछ जितना हो एक साथ ले लो, M पावर C है केवल, कोई बात नहीं, लिख दिए मास्टर। फिर क्या है जरा वो बताओ, L, तो L पावर क्या है, L, तो बेस समान तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो गुणा है, देख लो A प्लस क्या हो जाएगा, L पे क्या हो जाएगा, L पावर क्या हो जाएगा, A प्लस B -3C, L पे आ गया, और T पे क्या हो जाएगा सर, T पे -2B है, और कोई है नहीं सर, सब हो गए। इधर से तुलना कर दो, M पावर 0, L पावर 1, T पावर -1, इसी के साथ तुलना कर दो, तुम्हारा काम हो गया। अब बताओ यहाँ से C बराबर सबसे पहले निकल रहा है सर, C बराबर 0 आ गया, पावर का तुलना कर दो, C बराबर 0 आ गया, चलो ख़त्म करो।
अब a प्लस बी माइनस 3c बराबर क्या हो जाएगा, यल का 1 हो जाएगा। ठीक है सर, रहने दो। और जरा देखो -2b बराबर टी का पावर क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस कट गया, b बराबर आ गया 1/2। दो चीज़ें मिल गई, एक c बराबर मिल गया तो आपको 0, b बराबर मिल गया आपको 1/2, तो a बराबर इसमें रख दो, आ जाएगा सर। a बराबर यहाँ रख दो, a प्लस b का मान 1/2 -3 × 0, 0 हो या c का मान 0 है, बराबर 1। अब a का मान निकाल लो, a का मान 1/2 आ गया। क्यों, 1/2 उधर जाएगा, 1 - 1/2 1/2, तो a बराबर क्या आ गया, a b c का मान वो पूछा है, तो 1/2 और 0, यही तो आंसर है। देख लो क्या दिक्कत था, ये समझाने में समय लगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते थे, सीधा सीधा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे बना लो, फिर आगे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 देखिए, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 ± 0.5 kg तथा वेग 20 ± 0.4 मीटर पर सेकंड है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये बता रहा है। आपको हमने त्रुटि में पढ़ाया था, परसेंटेज एरर वाले चैप्टर में। मापन में जाकर परसेंटेज एरर देखोगे, पता चलेगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए किसी भी राशि को इस प्रकार लिखा जाता है, किसी भी राशि को इस प्रकार लिखा जाता है। ये क्या है, वो राशि है। जैसे गतिज ऊर्जा होगा तो यहाँ के हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब ये क्या है, ये निरपेक्ष त्रुटि है, प्लस माइनस डेल्टा के हो जाएगा, काम खत्म। कोई और चीज़ यहाँ, जैसे ये है 5 ± 0.5, तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये इस कलम से लिखो सर थोड़ा सा, तो ये है आपका यम प्लस माइनस क्या, डेल्टा यम है। मास में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा यम, ये क्या है, भी प्लस माइनस क्या, डेल्टा भी है। समझ रहे हैं, वेग है इसलिए वो की है। काइनेटिक पूछा क्या है, इसका मतलब पूछा है सर के प्लस माइनस डेल्टा के, यही पूछा है इस रूप का। सीधा सीधा बता दो के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा निकाल दो, ½ mv², और फिर डेल्टा के निकाल लो और रख दो, आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, के बराबर ½ mv², 1/2, यम का वैल्यू दिया है क्या, हाँ सर 5, भी का वैल्यू दिया है क्या, हाँ 20 की स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा 1/2 × 5 × 400, ये हो गया 200, 5 दूनी 10, 1000 जूल। 1000 जूल क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब आप चाहते तो बिना हल किए उत्तर मार देते, क्योंकि 1000 इसमें 500, इसमें 5000, इसमें 1000, एक ही में है, यही मार के चले जाओ। अब कहोगे सर एक नन भी है, हाँ तो चांस हो सकता है कि नन हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही होना चाहिए था। ठीक है, और चलो मैं डेल्टा के भी निकाल लेता हूँ कंफर्म करने के लिए, अदरवाइज जल्दबाजी में हो तो इसे मार्क जा सकते थे, क्योंकि 1000 के का वैल्यू आ गया था। हालांकि निकालने चलो उसे भी निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे, अगर हम इसी को तोड़ें डेल्टा के फॉर्म में, तो डेल्टा के अपान के बराबर निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा, डेल्टा यम अपान यम प्लस पावर पहले आता है 2 डेल्टा भी अपान भी, ऐसे ही लिखेंगे, लिखने का तरीका सिखाए थे, हाँ सर। तो बराबर डेल्टा यम क्या है, यहाँ दिया है डेल्टा यम 0.5 बटे यम क्या है 5, प्लस आगे देखो 2 रहने, डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी क्या है भाई, ब्रैकेट में लिख लो इसे, डेल्टा भी क्या है 0.4 बटे भी क्या है सर 20। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कटा दो, 10 हो गया, हाँ सर, और इसे 5 से कटाओ, 0.1 प्लस ये 0.04, अब इसे जोड़ो, 0.14 आ गया, डेल्टा के अपान के का वैल्यू आया। अब के का तिरिया गुणा कर दो, तुम्हें डेल्टा के मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा 0.14 और गुणे के, और के का वैल्यू ऊपर दिया है, देख लो, निकाले हो सर 1000, 0.14 गुणे 1000 बराबर 140 जूल। ठीक है, 140 जूल। तो हो गया तुम्हें क्या, डेल्टा के भी आ गया। अब वैल्यू रख लो, वही है तो सेम क्या, के प्लस डेल्टा के प्लस डेल्टा के का मान क्या है सर 1000, और डेल्टा के का मान क्या है 140 जूल। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, के प्लस माइनस डेल्टा के बराबर 1000
प्लस माइनस 140 और ये हो जाएगा जूल। आंसर यही है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं थी। प्रतिशत त्रुटि पूछता तो और आसान हो जाता, प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछा, प्रतिशत त्रुटि पूछता तो और आसान हो जाता भाई। 100 का गुणा कर देते, 100 गुणा कर देते, 100 गुणा कर देते, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा भी अपन भी निकाल देते, सीधा प्रतिशत त्रुटि आ जाता। अगर गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि पूछता तुरंत निकल जाता। बना लीजिए इसे, फिर आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, दो सदिशों ए व बी के परिमाण बराबर हैं। परिमाण मतलब ए बराबर बी, तीर हटा दो परिमाण हो जाता है, तीर हटा दो परिमाण, इसका मतलब ए बी के बराबर है। तो कह रहा है कि ए प्लस बी माने जोड़ का परिणामी, ए प्लस बी क्या होता है, वेक्टर ए प्लस बी माने जोड़ का रिजल्टेंट आर, और ए माइनस बी आर डैश मान लो या डी मान लो, घटाना, हाँ घटाना के परिमाण का n गुना है। तो ए और बी के बीच का कोण क्या का है, बहुत आसान। काहे कितना माथापच्ची करते थे आप, पता नहीं क्यों। इधर देखो, लगाओ, क्या दिक्कत है। आर बराबर जोड़ वाला, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, जोड़ वाला रखो, जैसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या कॉस थीटा, यही होगा। हाँ सर, घटाना वाला बताओ सर। तो घटाना के लिए क्या हो जाएगा, आर डैश परिणामी मान लो या डी मान लो, तुम क्या मानोगे, चाहे जो मान लो। घटाना के लिए और जोड़ के लिए था ए माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा, डी निकालोगे। और ये क्या था, ए प्लस बी के लिए था, ए प्लस बी का परिणामी था, ए का परिणामी था, ए माइनस बी का परिणामी है डी, ए माइनस बी का परिणामी डी। क्या निकालते हैं सूत्र इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर आप पढ़ेंगे जाके सदिश तो ये भी सवाल समझाया गया है, मतलब सवाल नहीं समझाया गया है, फार्मूले पूरे बताए गए हैं। ठीक उसी तरह से काम हो जाएगा। कैसे, देखो अब कह रहा है कि जो a प्लस बी है वो a माइनस बी का n गुना है, इसका मतलब r बराबर n d है। उठा के रख दो, उठा के रखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करनी में बराबर n और गुणे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सही है, दोनों तरफ करनी है, स्क्वायर कर दो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर, स्क्वायर करोगे तो n का तो स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर, बाकी ये खुल जाएगा कड़ी, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सॉरी माइनस, ये माइनस होगा क्योंकि यह माइनस है, देख लो सर माइनस, ठीक है। हाँ अब देखो ए के स्थान पे आप बी रख दो या बी के स्थान पे, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर हैं। तो परिमाण में बराबर होने से ए बराबर बी है, तो यहाँ कहीं भी रख दो, बी को हटा दो, चलो बी को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी के स्थान पे रखो 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर रहने दो, इधर देखो ए स्क्वायर बी के स्थान पे प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं सर। चलो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सही है। हाँ ये क्या हो जाएगा सर, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये देखो n अंदर ले चलें, देख लो एक बार ऐसे रहने दो, n स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलो 2a स्क्वायर दोनों स्थान से कॉमन ले लो, बाहर लेके काट दो, इधर से भी कॉमन ले लो, इधर से भी कॉमन ले लो, कट जाएगा, दोनों तरफ से कॉमन होगा, 2a स्क्वायर बाहर 2a स्क्वायर बाहर कट जाएगा। क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा यहाँ बराबर n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। 2 स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेके काट दिए भाई, अब इतना तो समझ लो, नहीं तो फिर वो भी दिखाएं। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब खोल दो इसे, काम हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अब पक्षांतर कर लो, कास एक तरफ कर लो, बाकी इसको लाओ इधर लाओ और 1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, छोड़ो, इधर मिटा देते हैं। अब इस सवाल को मिटा दें, सवाल तो समझ में आ गया, सवाल को मिटा के यहाँ लगा दें, नहीं तो इसे हटा दें ऊपर वाले को, चलो यहाँ लगा देते हैं,
अब सवाल आपका हो गया, विकल्प वही रहने दे रहे हैं। सवाल आपने समझ लिया होगा, सवाल समझ लिया होगा, विकल्प वही रहने देते हैं। देखो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो ए इधर लाओ और ए 1 को उधर ले जाओ, तो आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस n स्क्वायर cos थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस 1। सही बात है। हाँ, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपान, यहाँ से cos थीटा कॉमन लिए तो 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अब थीटा का मान आपसे पूछा है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1। यही हो जाएगा। कहाँ है भाई, cos इनवर्स, ये वाला उत्तर हो गया। अब ये मत कहना बहुत बड़ा है, नहीं, आपको समझाने के लिए किए हैं, नहीं तो हम सीधा सीधा यही एक अब एक वैल्यू रख देते, काम हो जाता, सीधा सीधा हो जाता। और भी दूसरे तरीके से बता दें, चलो इससे बनाओ, फिर दूसरे तरीके से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ था, उसको हम फिर से दूसरे तरीके से भी आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे, परिमाण दोनों वेक्टर के बराबर हैं, इसका मतलब जो ए है वेक्टर वो बी के बराबर है। अगर परिमाण में बराबर होता है, बी के स्थान पे ये लिख सकते हैं, तो जो योग होता है वेक्टरों का योग जोड़, तो उसका रिजल्टेंट r बराबर क्या लिखते थे, 2a cos थीटा बाई 2, यही लिखते थे। हाँ, याद होगा आपको। और अगर आप घटाना के बाद करेंगे तो ये d बराबर क्या लिखते थे, 2a sin थीटा बाई 2 लिखते थे कि नहीं, लिखते थे। लेकिन रिजल्ट में जो ऑप्शन था उसमें थीटा बाई 2 इस तरह से कोई था नहीं, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसे चेंज कर दो। रिजल्ट ये योग का था, ये घटाना का था। वेक्टर अगर परिमाण समान है, परिमाण समान के लिए सूत्र हमने आपको समझाया था वेक्टर में, सदैव लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब आपको फार्मूला त्रिकोणमिति का लगा दो अगर जल्दी करना हो तो। देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 बराबर कर्णी में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। और कॉस थीटा बाई 2 बराबर होता है कर्णी में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हो। अब उठा के वैल्यू रख दो, काम खत्म। r बराबर यहाँ क्या है, 2a कॉस थीटा बाई 2 के स्थान पे कर्णी में 1 प्लस कॉस थीटा बाई थीटा, यही है। हाँ सर। और d बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2a रहने दो और साइन थीटा बाई 2 को कर्णी में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लगा सकते हो। हाँ सर सही है। अब क्या होगा, अब सवाल में कह रहा है कि जो रिजल्टेंट योग है a प्लस बी जोड़ा गया है, वो जो घटाना है a माइनस बी उसका n गुना है, n d के बराबर है। तो कर दो, r के स्थान पर रख दो 2a कर्णी में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर n रहने दो, d के स्थान पे 2a कर्णी में 1 माइनस कॉस थीटा। सही है। 2a 2 से s कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, तुरंत उत्तर आ गया। चलो अंदर ले चलो, अंदर ले चलोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा, ये पक्षांतर n स्क्वायर कॉस थीटा इधर लाओ, 1 उधर ले जाओ, तो तुम्हारा बन गया n स्क्वायर कॉस थीटा इधर लाओगे तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, दोनों तरफ है कॉस थीटा, तो आ गया n स्क्वायर प्लस 1 और इधर n स्क्वायर हो गया, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो गया, तो कॉस थीटा बराबर आपका n स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये तुम्हारा पूरा कहानी हो गई और थीटा का वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, तो किसी भी तरह से कर सकते हो। अब तो समझ में आ गया होगा कि किसी तरह से उसे हम लगा सकते थे सवाल। ठीक है, देखिए 7 नंबर में जो फार्मूला है वो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है सर, साइन a प्लस डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण बाई 2 अपान साइन a बाई 2 होता है, यही फार्मूला होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि डेल्टा एम किस किस पर निर्भर करता है। डेल्टा एम जो है वो आपको केवल प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है और अपवर्तनांक पर, बस दो चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक, हाँ सर एकदम परफेक्ट। और जो डेल्टा एम है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, सीधा आमने सामने है। इसका मतलब अगर एन बढ़ेगा डेल्टा एम बढ़ेगा, एन घटेगा डेल्टा एम घटेगा।
सीधा है। तो यन किसके लिए ज़्यादा है? 1.55 ज़्यादा है कि 1.2? सर 1.55 ज़्यादा है। 1.55 किसके लिए है? देखो दूसरा नंबर, पहला नंबर लाल है, दूसरा नंबर नीला। पहला नंबर ये 1.52 है, दूसरा नंबर 1.55 है। इसका मतलब नीले के लिए यन ज़्यादा है तो डेल्टा एम ज़्यादा होगा, नीले के लिए विचलन कोण ज़्यादा होगा। और दिया भी है न्यूनतम विचलन कोण लाल का D1 है और नीले का D2 है। इसका मतलब नीले के लिए अपूर्णांक ज़्यादा, इसलिए विचलन कोण ज़्यादा। जिसके लिए अपूर्णांक ज़्यादा, सीधा सीधा जिसके लिए यन ज़्यादा उसके लिए विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण जो भी आप कह लो, डेल्टा एम ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो D2 बड़ा होगा D1 से, यही आंसर हो गया। अब इसके लिए काहे को माथापच्ची करना था, डायरेक्ट मार देते हैं। हम टेबल बना के सजा के दिए हैं कि किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, किसके लिए वेग ज़्यादा, किसके लिए प्रकीर्णन ज़्यादा, किसके लिए प्रकीर्णन कम, किसके लिए क्रांतिकोण ज़्यादा, किसके लिए क्रांतिकोण कम, किसके लिए अपूर्णांक ज़्यादा, किसके लिए अपूर्णांक कम। जाके आप देखिए वर्ण विक्षेपण वाले टॉपिक में, वर्ण विक्षेपण टॉपिक जैसे खत्म होगा एक नोट लिखा होगा पूरा टेबल बना के, वहीं से सीधा क्वेश्चन उठा दिया था। कुछ नहीं करना था, सीधा उत्तर मार देना। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 kg का एक पिंड विरामावस्था में है, यदि उस पर P अचर शक्ति कार्य करती है तो T बराबर 4 सेकंड बाद पिंड का विस्थापन 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट P हो जाता है। अल्फा का मान बताना है। घबराइए नहीं, सीधा जैसे कर रहा है करो, इससे मत घबराइए कि क्या दे दिया, कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं। अब क्या करना है, पावर P बराबर क्या होता है सर, W/T होता है। W बराबर क्या होता है, Fs/T होता है। F का मान क्या होता है, ma होता है, ma/T। P बराबर, तो काम खत्म, वैल्यू रखो। T का वैल्यू दिया है 4 सेकेंड, A का वैल्यू, m का वैल्यू 2 kg, 2 लिखा है 2 kg, तो रख दो। यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2 ऊपर, यहाँ 4, तो रख दो। P बराबर क्या, 2as/4, 2 दूनी 4, तो यस का वैल्यू आ गया आपका कितना, 2 का 3 गुणा 2p/a। यस का वैल्यू आ गया 2p/a, ठीक है। तो यस का वैल्यू रख दो, या आप ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यस अपने को निकालना है, तो ए का वैल्यू निकाल लो तुम। ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ये यहाँ चला जाएगा, यस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ गया, 2p/s। त्वरण आ गया, हाँ सर त्वरण तो मिल गया, ठीक है। जब त्वरण मिल गया तो अब इसी को हम रख देते हैं, गति बराबर ut + ½ at², ये होता है। अब u 0 है, प्रारंभिक वेग देखो 0 है, तो 0 हो गया, काम खत्म। अब t का वैल्यू रखो 4 सेकेंड, t का वैल्यू 4 सेकेंड, तो यस रहने दो 1/2, a का वैल्यू 2p/s रहने दो, इंटू t का वैल्यू कितना है सर 4 सेकेंड, 4 का क्या स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, 2 2 से कट गया, यस 3 गुणा यस स्क्वायर बराबर p इंटू 16, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 4 करणी में p, यस बराबर 4 करणी में p आ गया। अब ये 4 यस बराबर जब क्यों दिया है कुछ और, यहाँ यस बराबर 4 करणी p आ रहा है, तो लगा दो सर, यस का वैल्यू रख दो। यस का ये 4 करणी में p बराबर, 4 करणी में p बराबर क्या दे रहे हो, 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट p, रूट p कट गया, अल्फा 4 3 12, अल्फा बराबर स्क्वायर है, अल्फा बराबर √12 हो गया, तो जिसे लिख सकते हो 2√3। 2√3 ऑप्शन में नहीं है, तो या तो कोई डाटा यहाँ मिस दिया होगा या 3 में से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 2√3 नहीं दिया है। बात समझ में आया, सीधा ऐसे रख दो, यस निकाल लो, यस का वैल्यू ये दिया है, विस्थापन दिया है, विस्थापन रख लेंगे, काम खत्म। √p तो कटना ही है, कांस्टेंट है, वैसे भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए, 3 वेग दिए हैं, कुछ दिया होगा मालिक्यूल वगैरह, 2 किलोमीटर/s, 3 किलोमीटर/s, 5 किलोमीटर/s। अब जो हमें भेजा गया है हम वही देख रहे हैं। वर्ग माध्य मूल वेग तथा औसत चाल में अनुपात बताना है, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग में अनुपात बताना है। क्या निकालोगे, वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब जानते हो, इसके नाम में ही क्लियर है, वर्ग करो, उसका माध्य लो, फिर मूल माने रूट ले लो, तो वर्ग माध्य मूल वेग VRMS को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, VRMS
मतलब क्या कहना है, कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं कि पहले वर्ग करो किसका, जितने वेग दिए हों। यहाँ 3 दिए हैं तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, तीनों का वर्ग कर दिए। वर्ग, अब माध्य लो। माध्य कैसे लोगे? 3 का भाग कर दिए सर, माध्य हो गया। हाँ, अब मूल, इसका रूट निकालो। मूल, देख रहे हो, परिभाषा से ही तुम्हारा क्लियर हो गया। इसे क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल वेग। निकल आया? हाँ। औसत वेग क्या होता है सर? औसत वेग भी जानते हैं हम, क्या होता है? v एवरेज बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपान 3। औसत चाल निकल गया। हाँ सर, तीनों जोड़ के 3 का भाग कर दिया, औसत निकल गया। अब इसी का अनुपात पूछा है, VRMS और VA का अनुपात निकाल लो, काम खत्म। निकाल लो अनुपात, क्या दिक्कत है? VRMS अपान VA एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा सर ऐसा कि उल्टा करके गुणा कर दो। ये हो जाएगा इधर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अपान 3 गुणे, ये 3 ऊपर चला जाएगा। अरे भाग करोगे ना नीचे तो 3 उल्टा होकर ऊपर हो गया, v1 प्लस v2 प्लस v3, इतना हो जाएगा। वैल्यू रख दो सबका, काम खत्म। वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा सर? अनुपात हो जाएगा आपका करणी में v1 स्क्वायर, v1 क्या है भाई साहब? 2 के स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर 5 के स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 3 गुणे क्या? 3 यहाँ ऊपर रहने दो, अपान v1 प्लस v2 प्लस v3, 2 प्लस 3 प्लस 5। यहाँ तक बातें समझ में आई? हाँ सर, हटा दीजिए ये 3 लिखा, जो 9 लिखा है। अब समझ में आ रहा है? हाँ, तो काम खत्म। चाहे तो √3 है, यहाँ √3 इंटू √3 लिख सकते हो, आपके ऊपर है, छोड़ो इसे। अब जरा सॉल्व कर लो इसे। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5 चौके 25, 9 4 13, ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13 और 25, 13 और 25 कितना होगा सर? 38 होगा। हाँ, तो √38 टोटल √38 अपान 3, जो वैल्यू दिया है उसके अनुसार यही होना है, इंटू 3/3, 5 5 5 10, काम खत्म। अब क्या करना है? कुछ नहीं सर, आप इसको चाहो तो इसे 3 को क्या लिख सकते हो? √3 गुणे √3 लिख सकते हो कि नहीं? और ये रूट से कट जाएगा, इसे अंदर ले लो, इसे भी अंदर ले लो, लेना है तो सर सबको अंदर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो इसे बाहर रहने दो, इसे एक रूट तो रूट से कट जाएगा, अंदर है कट जाएगा, एक रूट अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √38 गुणे 3 अंदर चला गया, हाँ, और ये बटे 10 बाहर है, रूट के बटे 10 ये हो गया। ठीक है, यही अनुपात हो गया। इसे गुणा कर लो, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24 और 3 त्रिका 9, 9 2 11, 8 त्रिक 24, 9 2 11, 114 सही है, ये रूट के अंदर, और बटे क्या हो जाएगा? 10। अब अगर बाहर कुछ निकलता हो यहाँ से तो निकाल के ये थोड़ा सा अनुपात कम कर लो, इसे सॉल्व कर लो, जो आए वही अनुपात है सीधा सीधा, जो आए वही अनुपात है सीधा सीधा। थोड़ा और सॉल्व कर लो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये अनुपात है। तो अगर वैल्यू यही दिया है तो अनुपात यही है, वैल्यू कुछ और दिया है तो अनुपात कुछ और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से बनाओ इसे। फिर क्या? क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। यदि किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ते हैं तो वह अपने अंतिम सेकंड में ऊंचाई का आधा भाग तय करते हैं। तो पिंड कितनी ऊंचाई पर था, मतलब यश पूछ रहा है, कोई चीज़ छोड़ा गया ऊपर से, ठीक है, अपने अंतिम सेकंड में ये देखो, अंतिम सेकंड में आधा भाग तय करता है। टोटल हाइट कितना है सर? h है, और स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा गया, इसका मतलब है कि u बराबर 0 है। और यहाँ से मान लीजिए हम अंतिम सेकंड कर रहे हैं, तो अंतिम सेकंड में ये जो तय करता है वो h/2 तय करता है, h/2, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेकंड पहले, मान लो अंतिम सेकंड t सेकंड है, tवां सेकंड, जैसे 5वां सेकंड 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आता है, 1 मिनट के लिए मान ले रहे हैं, तो 5वां सेकंड अंतिम, तो इसका मतलब पहले की दूरी आधा कितने थे? 4 सेकंड में तय किए हुए,
छठवें सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ तक आओ तो अंतिम सेकंड में, तो इसका मतलब करें पहले की दूरी 5 सेकंड में तय की हो है। 10वें सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ तक आओ तो अंतिम सेकंड हो, तो इसका मतलब 9 सेकंड में आधा दूरी तय की हो है। यह कहे चाहता ना। हाँ, इसका मतलब टी सेकंड में अगर टीवें सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली दूरी t-1 सेकंड में तय किया होगा। t-1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? h/2 हाइट तय करेगा, क्योंकि h/2 अंतिम सेकंड में तय कर रहा है। हाँ सर, तो कोई बात नहीं। तो चलो हम काम कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम अंतिम सेकंड, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हमें कुछ यहाँ जानकारी नहीं है, तो हम t सेकंड में कुल दूरी h तय करता है, t-1 सेकंड में h/2 तय करता है। इतना तो क्लियर हो जाएगा। तो लगा दो। तो u 0 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा सर? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो u 0 तो कहानी डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, क्या? हाफ gt स्क्वायर। t सेकंड में हमने मान लिया पूरा तय करता है। समीकरण 1 हो गया सर। अब h/2 आधा दूरी तय करता है t-1 सेकंड में। यही u रहेगा इसके लिए भी, यही u रहेगा इसके लिए भी। हाँ सर, u बराबर 0, तो हाफ रहेगा, g रहेगा और t-1 का होल स्क्वायर रहेगा। t के स्थान पे क्या हो जाएगा? t-1 का होल स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से भाग कर दो, इसमें इसका भाग करो। तो भाग करोगे तो क्या आएगा भाई साहब? ये कट जाएंगे, भाग करने पे कट जाएंगे, और यच से कट जाएगा। 1/1/2 2 ऊपर चला जाएगा। भाग करके देखो, समीकरण 1 भाग बटे समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 का भाग कर दिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ, t² का t² का होल स्क्वायर। अब जैसा सवाल दिया गया है हम वैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ और बोला होता तो हम और कुछ करते। तो इसका क्या कर सकते हो सर? होल स्क्वायर। जैसा सवाल हमें दिया गया है वैसा हम लगा रहे हैं। होल स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? कड़ी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर, एकदम आ गई, कोई बात नहीं है। अब चलो हल कर लो। तो t का वैल्यू मिल जाएगा, फिर किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में t का वैल्यू रख दो, आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। सर क्या हो जाएगा? √2t माइनस √2 बराबर t, ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये t इधर लाओगे, √2t माइनस t बराबर √2, ये उधर चला गया। अब देखो, कुछ इतना आसान होना चाहिए था, लेकिन जो सवाल हमें दिया गया है अब क्या करें? √2 माइनस 1 t बराबर √2, सही है। अब t का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। t बराबर क्या हो जाएगा सर? √2 अपान √2 माइनस 1, यही होगा ना? देख लो। कोई शक तो बिल्कुल नहीं है सर, हम को नहीं है। अब ऐसा करो ना, इसका प्रमेयीकरण कर लो। थोड़ा प्रमेयीकरण करने पे आसान हो जाएगा सवाल, या तो वैल्यू ही रख के सॉल्व कर लो, तुम्हारे ऊपर है। तो √2 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 + 1, तो 2 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। √2 × 2 + 1, ठीक है। तो t का वैल्यू मिल गया आपको। t का वैल्यू क्या हो गया? √2 + 1 हो गया। अब देखो, 2 का 2 में गुणा करो, 2 + √2, 2 + √2 का वैल्यू 1.41 आ गया। 2 जोड़ दो, 3.41, यही आ गया t का वैल्यू। और t का वैल्यू आ गया समीकरण 1, या किसी में भी रख दो आप, या सीधा स्क्वायर था, स्क्वायर भी रख सकते थे, किसी में भी रख दो, काम हो जाएगा। तो h बराबर आपको हाफ g का वैल्यू जो भी रखना है, चाहो तो 10 ले लो, नियरेस्ट कोई वैल्यू आएगा 9.8 लेने के आसपास, 9.8 के आ जाएगा। कोई 10 लेने से थोड़ा तुम्हारा कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। जी इसमें रख दो t का स्क्वायर, तो 3.4 × 3.4 कर देते हैं, थोड़ा छोटा हल्का ले लेते हैं। हाँ, तो कटा दो, 2 1.7 गुणा कर लो, जो आए वही। 10 का गुणा करोगे 17 × 3.4, अब यही गुणा कर लो, जो आए वही उत्तर, इतना मीटर आंसर हो गया। 17 × 2 = 34, 17 × 51 और 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, 6 पावर में लगा, और 17 × 3 = 51, मतलब 57 के आसपास आएगा, 57 के आसपास। और यही था अभी 57 शायद ना, 57 के आसपास कुछ आएगा, 57 मीटर।
अब क्या होगा, कहोगे कि सर 57.8 आया है, 57.8 आया है मेरे भाई, तो यहाँ 10 लिए हैं, 9.8 लोगे तो थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा, तो 57.8 आया है, 10 लेने पर 9.8 लोगे 57 आ जाएगा। समझ में आ गया बात, क्या आ गया आंसर आपका, कोई दिक्कत? प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या करा है, एक अवतल दर्पण की हवा में फोकस दूरी f है, जबकि इसे 4/3 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, तो फोकस दूरी क्या होगा? आपको मैं ये सवाल एकदम डिक्टो यही सवाल समझाया हूँ कि दर्पण की चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कहीं भी डुबाने पर फोकस दूरी नहीं बदलती। कई बार इसको कितनी बार मैं बताया कि दर्पण को कहीं भी डुबा दो, उसकी फोकस दूरी नहीं बदलती, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसकी फोकस दूरी नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि f बराबर r/2 होता है। f केवल वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, जब वक्रता त्रिज्या बदलेगा तभी केवल फोकस दूरी बदलेगी, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो यहाँ डुबाने बदलने वाला नहीं है। ये सवाल क्यों कहता है? क्योंकि लेंस होता तो फोकस दूरी बदल जाती, क्योंकि लेंस ये दर्पण है, दर्पण के लिए ये सूत्र होता है, लेकिन लेंस के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 होता है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ अपूर्णांक चेंज होने पर फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए लेंस की फोकस दूरी तो बदल जाती, लेंस की फोकस दूरी बदल जाती, लेकिन दर्पण की फोकस दूरी नहीं बदलेगी, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी में अपूर्णांक नहीं है। मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको, जाके देखिएगा जब f बराबर r/2 और f 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 समझाए होंगे, तो बहुत बार बताते हैं इसे कि फोकस दूरी आपकी नहीं बदलती जब भी कहीं भी डुबा दो। ये भी बताते हैं कि दर्पण को काटने से, इसे काट डालो, काटने से, डुबाने से इसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दर्पण को काटो, डुबाओ, इसकी फोकस दूरी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। लेंस को डुबाओगे फोकस दूरी बदल जाती है, और काटने पर लेंस के प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी बताए थे। दो तरह से काटा जाता है लेंस को, अगर वर्टिकल काटोगे तब प्रभाव पड़ेगा, अगर हॉरिजॉन्टल काटोगे लेंस को तो प्रभाव नहीं पड़ेगा फोकस दूरी पे। ये भी समझाए थे लेंस के बारे में भी, ठीक है। लेंस के बारे में आपको हम समझाए रहे होंगे कि वर्टिकल काटोगे तो फोकस दूरी बदलती है, हॉरिजॉन्टल काटोगे तो फोकस दूरी नहीं बदलती, और दर्पण में तो कोई फोकस दूरी नहीं बदलती, तो नहीं बदलेगी। हवा में f है तो 4/3 अपूर्णांक में डुबाओ चाहे 5/3 अपूर्णांक में डुबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो, f ही रहेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, m द्रव्यमान का कोई पिंड u वेग से किसी दीवार पर लंबवत टकराता था, v वेग से वापस लौट जाता है, तो संवेग परिवर्तन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, संवेग परिवर्तन का क्या कह रहा है। अब देखो, कोई ये पिंड है, यम द्रव्यमान है, इसका जा रहा है इधर, टक्कर मारेगा दीवार से, तो वेग इसका क्या है u, तो संवेग क्या हो जाएगा सर, जाते समय इसका संवेग p1 दिशा ये है तो यम u हो जाएगा, दिशा हो इधर तो संवेग p1 बराबर mu क्या है, सदिश राशि, दाहिने तरफ जा रहा है। अब जरा देखो, टक्कर मार के वापस आते समय क्या होगा, ये दिशा पकड़ेगा, जब टक्कर मार के वापस आएगा ये दिशा पकड़ेगा, चाहो तो पूरा लगा दो यहाँ तक, ठीक है, ये जाने का दिशा हो गया। और टक्कर मार के जब वापस आएगा तो दिशा ये हो जाएगी, तो वेग की दिशा पलट जाएगी कि नहीं। अगर दाहिने तरफ जाते समय आप पॉजिटिव ले रहे हो तो बाएं तरफ आते समय निगेटिव लोगे वेग को, वेग निगेटिव हो जाएगा, तो संवेग आपका निगेटिव आ जाएगा। तो वापस लौटते समय P2 क्या हो जाएगा सर, P2 बराबर हो जाएगा -mv। क्यों -mv, क्योंकि वेग निगेटिव हो जाएगा, मास से सही मतलब है, वेग u इधर जाने समय पॉजिटिव तो वेग निगेटिव हो जाएगा, उल्टा आ रहा है, ठीक है, बाईं तरफ आने माइनस, दाहिनी तरफ जाने प्लस, वेग तो पलट जाएगा। सदिश राशि पढ़ोगे समझ में आ जाएगा संवेग। तो संवेग परिवर्तन डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा सर, डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1, तो वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा -mv माइनस P का मान mu, कॉमन ले लो, माइनस m कॉमन ले लो, -m कॉमन v माइनस v प्लस u। अब माइनस क्या बता रहा है, संवेग परिवर्तन आ गया आपका, संवेग परिवर्तन तो ये हो गया, और माइनस कौन सा दिशा बता रहा है, माइनस बाईं तरफ बता रहा है, और प्लस दाहिनी तरफ, ये पॉजिटिव वाला दिशा है और ये निगेटिव वाला दिशा है। तो बताओ दीवार, ये दीवार है, पॉजिटिव अगर आता तो दीवार की ओर संवेग आता, और निगेटिव आने का मतलब दीवार से दूर आ रहा है, तो संवेग परिवर्तन किधर होगा, दीवार से दूर होगा। तो ये वाला देख लो विकल्प, mu प्लस भी दीवार से दूर, mu प्लस भी दीवार से दूर, माइनस क्या बता रहा है, दीवार से दूर, u प्लस भी यहाँ भी है लेकिन दीवार की ओर है, अगर प्लस आता दीवार की ओर होता,
सिंपल है, संवेग परिवर्तन नियम P2 - P1 होता ही है, आप जानते भी हैं। तो ये भी हो गया। समस्या कहाँ आ रही थी ये बताइए। समस्या यहाँ आ रही थी, हम आपको समझाते हैं कि पेपर मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। पेपर ऐसा नहीं है कि सरल था, पहले जैसा पेपर आता था उससे अलग है पेपर, पहले जो पेपर बनता था उससे अलग है पेपर। हमें नहीं कह रहे पेपर सरल बन गया। देखिए, आपने तैयारी ज़बरदस्त की थी, आपने ट्रेडिशनल तैयारी ज़बरदस्त की थी, बुक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा था और आपको लग रहा था कि सीधा हमें क्वेश्चन वही मिल जाए जो हम पढ़े हैं, जैसा कि इसके पहले आता था, जैसा पढ़ते थे अंक सहित क्वेश्चन सेम सेम छप जाता था। लेकिन इस बार उसने किया क्या? नहीं, आपको वहाँ से क्वेश्चन हटा दिया, ट्रैक हटा दिया। पता चला इलेक्ट्रिक से, लाइट से, हीट से खूब क्वेश्चन आ जाते थे। इस बार क्या किया उसने? लाइट से अभी 2 दिखाई दिए, एक आक और आया होगा तो अभी आप लोग भेजेंगे। कुल मिला के 12 क्वेश्चन आपके सामने पहुंच गया है। 19 में से 12 हमने आपको बता दिया है, ध्यान दीजिए। अब एक क्वेश्चन और आया था भार का। ये क्वेश्चन किसका आया था? भार का। कहा था W1/W2 बराबर G1/G2 करके कुछ आया था, क्योंकि बच्चे ने भेजा था, डाटा क्लियर नहीं दिया था, इसलिए हम वो कहा था कि सर भार जैसा कुछ सवाल आया था, ये प्रोपोर्शनल वाले से वो लगा लिया है सवाल। कहा कि सर अनुक्रमानुपाती वाले जादू से आपके लग गया सवाल, तो हो गया सवाल। भार वाला के कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक सवाल। 13 क्वेश्चन हो गया भार वाला। एक सवाल विकिरण से आया था, स्टीफन के नियम से, उसका भी डाटा बच्चे नहीं दे पाए। जो बच्चा मुझे जो भेज रहा था नहीं दे पाया कि क्या डाटा आया था, लेकिन बोला कि स्टीफन के नियम से आया था, E1/E2 बराबर T1/T2 जो आप बताए थे उससे आया था, का होल पावर 4। तो कई सवाल हो गया? 14 सवाल हो गया। 19 में 14 सवाल अभी अभी आपके सामने हमने बता दिया कि जो आया था, जो पढ़ाया गया था। अभी 2-1 सवाल और हो सकते हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि हम 19 में 19 जो पढ़ाए थे आ गया, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आया था, बट आपको घुमा कर आया था। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेंदी था, कुछ कैलकुलेशन बड़े थे जो नहीं देना चाहिए था, सिंपल कैलकुलेशन रखना चाहिए था उसे। अब आपकी समस्या बढ़ कैसे गई? आपको कठिन पेपर क्यों लगा? उसका रीज़न समझिए। अब होता यह है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों खिचड़ी बना के दे दिया पेपर। मैथ अलग देता 37 क्वेश्चन, फिजिक्स 19 अलग देता, केमिस्ट्री 19 अलग देता, तो 75 क्वेश्चन जो भी आप करते बड़े सुकून से कर लेते। 75 भले नहीं करते, 40-45 क्वेश्चन आराम से कर जाते, आप आराम से बढ़िया कर जाते, क्योंकि कुछ फिजिक्स आराम से करते, कुछ केमिस्ट्री आराम से करते, तब मैथ। अब समस्या ये हो गई कि उसी मैथ, उसी में केमिस्ट्री, उसी में फिजिक्स सब मिला दिया था, खिचड़ी कर दिया। 2 मैथ, उसी में 1 फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। आपको समझ में आया फिजिक्स से कितने आए हैं, लाइट से कितने आए, हीट से कितने आए, ये दिखाइए नहीं दे रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है क्वेश्चन। तो समस्या यहाँ फंस गई है। ऐसा नहीं है, अलग अलग सेपरेट करके देता तो पेपर भले कठिन था फिर भी आप कर जाते, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आपने मेहनत किया था, पढ़ा था। और ऐसा देख लो पेपर जो अभी सॉल्व करा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, अरे यार ये तो बहुत सरल था। तो ये सवाल हमने अपने मन से तो नहीं लिखा है, जो आप लोग भेजे हैं वही हम यहाँ करवा रहे हैं। जो आप लोग वहाँ सेंटर बैठ के भेजे हैं और आप हमारी बात से सहमत हो गए कि बात सही कर रहे हैं सर, अगर अलग अलग होता और थोड़ा धैर्य दिखाते तो हम लोग पेपर 19 भले नहीं कर पाते, 14, 13, 12 तो कर ही लेते। 19 में से 12-13 तो कर ही जाते। अभी 4-5 जो और आए हैं, पता नहीं कौन सा सवाल है, उसको वो सवाल मेरे पास तक नहीं पहुंचा है। अगर वो सवाल भी पहुंच गया होता तो मैं आज वीडियो में उसे भी बना दिया था, सॉल्व कर देता। लेकिन अब क्या करें, जो आया है मैं उसको आपको समझा सका हूँ। पेपर कठिन था, थोड़ा सा मान रहे हैं, क्योंकि पेपर कठिन होने में कई चीज़ है। एक तो आप सीधा सीधा जो पढ़े थे, जो इसके पहले पैटर्न पे आ रहा था 23, 22, 21, 20, इस तरह से जो पेपर इसके पहले जैसा आ रहा था वैसा पेपर नहीं आया था। ये हम मान रहे हैं कि वैसा पेपर नहीं आया था। वैसा आया होता तो 19 में 19 एकदम सीधे सीधे मिल जाते, तब आप एकदम कर ले जाते। लेकिन यहाँ पेपर ऐसा आया था कि आप कुछ क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव थे, जिसे आप कैलकुलेट करके ही करते, बाकी को कुछ क्वेश्चन सरल थे। लेकिन अब बीच बीच में आने के कारण बीच में आने के कारण उस सरल क्वेश्चन भी कठिन लगने लगता है। सरल क्वेश्चन भी कठिन लगने लगता है जब 4-5 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, उसी के बीच में एक आ रहा है, तो वो भी समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो पता चला मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिक्स कर दिया है, वो समस्या हो गई है, वो समस्या अब बन गई है, और कोई बात नहीं है।
समझ रहे हैं। और अगर फिर भी पेपर पहले जैसा दे देता कि चलो भाई सिंपल जो जिस तरह से देता था ट्रैक वाला, तो आप कर जाते। लेकिन इस बार पेपर में बदलाव आया, पैटर्न बदला है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। जो होना है वो तो हो ही गया, पेपर दे के आ ही गए हैं। अब ये हाल सबका ही होगा, तो रिजल्ट हो सकता है डाउन जाए मेरिट, तो देखिएगा क्या होता है। वैसे आपके सामने मैंने 12 क्वेश्चन समझा ही दिया, 2 क्वेश्चन और बता दिया जो आया था, लगभग डाटा नहीं मिला तो 14 क्वेश्चन हो गया। और 5 क्वेश्चन और कोई बचा है जो कि कोई बच्चा हमें दे नहीं पाया है अब तक। जितना क्वेश्चन दिया था मैं सॉल्व करा दिया, और बाकी आपके पास कमेंट है, जो भी आप कहना चाहें स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वैसे भी 2 दिन से देख ही रहे हैं आपका कमेंट हम, हैं। तो चलिए जाइए, एंजॉय करिए, आपका दिन अच्छा हो। ठीक, धन्यवाद।